एज एक्सपेक्टेड सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। द फेवरेट ऑफ द वर्ल्ड कप, द डिफेंडिंग चैंपियन, द रेनिंग चैंपियन, थोड़ी मुश्किलात में आए थे एक गेम में, लेकिन वहीं से उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारा और वापस कमबैक किया। पिछला गेम भी अच्छा खेला, इस गेम में ऑब्वियसली एक तो टीम भी अच्छी, ऊपर से टॉस भी बड़ा क्रूशल था, ड्यू भी थी, सामने वाली टीम की बॉलिंग भी कमजोर थी, तो इंडिया ने वर्ल्ड कप हिस्ट्री में अपना सबसे बड़ा रन चेस किया। और संजू सैमसन एक ऐसा खिलाड़ी जो कि ओरिजिनल प्लेइंग 11 का हिस्सा भी नहीं था, उसने आके रन चेस में इंडिया की तरफ से सबसे बड़ा स्कोर किया, 97 नॉट आउट। इससे पहले 2 बार विराट कोहली के 82 हैं। और क्या शानदार परफॉर्मेंस, मतलब इतना बड़ा स्कोर था, लेकिन किसी भी एक पॉइंट पे ऐसा नहीं लगा कि इंडियन टीम कंट्रोल में नहीं है। कामी भाई क्या एग्री करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है यार, ट्रू प्रोफेशनल टीम की वैसी परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है। और मुझे तो किसी टाइम भी वो अंडर प्रेशर लगे ही नहीं है। उनको पता था वेस्ट इंडीज टीम के पास, टॉस से शुरू करते हैं ना, टॉस जैसे जीते, टॉस बड़ा वाइटल था वेस्ट इंडीज टीम के, चाहे ड्यू पड़े या ना पड़े। देखिए बॉलिंग उनकी चाहे ना भी पड़ती ना, इंडियन बैटिंग लाइन इतनी स्ट्रांग थी और बॉलिंग बहुत ठीक थी उनके पास, सारी बैटिंग पावर बैटिंग थी उनके पास, जैसा उन्होंने टोटल बना लिया। आप देखें हाईएस्ट 40 है चेज का, उसके बावजूद 195 रन बना लिए। नीचे ऑलराउंडर ने आके, रोमन पावल ने अच्छी बैटिंग की है, हिटमायर ने 27 क्विक फायर किया, 225 का स्ट्राइक रेट है उसका, और रदरफोर्ड ने 14 बनाए। ओवरऑल देखा जाए जो बैटिंग जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था नॉकआउट में, वैसे ही उन्होंने डिलीवर किया। लेकिन यहाँ पे 195 रन, इसमें क्रेडिट देना चाहिए बुमराह को। स्मार्ट कैप्टनसी ये है, बुमराह को लाया। आप देखे दो उनके मेन प्लेयर, हिट 7 पे खेल रहा था, आते साथ ही उसने काम शुरू कर दिया था, बड़ी जबरदस्त फॉर्म में था और चेज को आउट किया। वहां से मुझे लग रहा है कि 15-20 रन कम हुए हैं, वहां पे रोक लिया। मुझे तो ये ऐसा लग रहा था कि वो वहां पे 170-180 से ज्यादा रन नहीं करेंगे अगर लगनी शुरू होगी, तो वो लास्ट बुमराह का 5 ओवर वाइटल 70 हो। रन यार, उन्होंने इतने रन किए थे, पहले तो ये कर लिया उन्होंने। हाँ ये जी, बड़ी बात है वेस्ट इंडीज का। बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि एक ओवर में 2 आउट होने की वजह से वो गेम में वापस आए। मुझे लग रहा था कि अब 180 से ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन जेसन होल्डर की जबरदस्त बैटिंग, 37 रन उसने बनाए हैं। बुमराह ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है और 36 रन से 2 विकेटें। आप देखिए उनको प्रॉब्लम क्या थी, छठा बॉलर नहीं था उनके पास। आप देखें ट्रू कि उन्होंने ट्रू। हार्दिक पांड्या से भी 4 ओवर करवाए, अक्षर पटेल से भी 4 ओवर करवाए और उनको रन हुए हैं। लेकिन उनको पता था कि ये 200 तक, 200 के अंदर अंदर रहे, हम बैटिंग ऐसी है, इनकी बॉलिंग ऐसी है, हम पकड़ लेंगे। और पैनिक तो बिल्कुल ही नहीं लगे यार चेज करते हुए। आप देखिए कितने काम और सुकून। ऊपर से अभिषेक शर्मा, कुछ हो सकता है 11 बॉलों पे 10 स्कोर करे। ईशान किशन अच्छा खेल रहा था, वो आउट हुआ। पावर प्ले में दोनों उनके मैच विनर प्लेयर आउट हो गए हैं, लेकिन संजू ने क्या कमाल की बैटिंग की है। जो दिस आप इज द देखें कि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले नजीब वो बिल्कुल ही हिस्सा नहीं था, कोई प्लेइंग 11 का नहीं सोच सकता था। लेकिन चांस लिया, रिंकू गया, फैमिली आपको पता है किस वजह से गया, मौका मिला, उसने अपना इम्पैक्ट दिखा दिया कि भाई मैं मैच विनर हूँ। और मुझे, अगर मैं बाहर बैठा हूँ, मैंने सीखा कुछ, बाहर बिठाने का कुछ फायदा तो हुआ ना। हमारे यहाँ पे ये चीज नहीं होती कि प्लेयर को क्रिकेट से बड़ा बनाया जाता है, खिलाई जाते हैं। लेकिन उन्होंने बिठाया, टीम का कॉम्बिनेशन देखते, 4 मैच 3 मैचेस बाहर बैठा। अब देख ले सेमीफाइनल में टीम देखिए को भिजवा एक दिया। तो की जीत की ओवर वेस्ट इंडीज़, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस आज देखने को मिली संजू सैमसन की। और संजू सैमसन की सक्सेस स्टोरी यहाँ पे डिस्कस हो रही है कि कैसे वो आए सिस्टम में और किस तरह से उन्होंने रन स्कोर किए। उमर, इसमें एक तो ही इज़ गॉट प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंस इन द आईपीएल एज वेल। एक वो चीज़ भी हम देखते हैं कि इनकी, ठीक है, इनका सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, इनकी रणजी ट्रॉफी है, इनकी सारे वो इन प्लेस हैं, एक सिस्टम में पूरा प्रोसेस है थ्रू विच यू कम, बट ऑल्सो हिज एक्सपीरियंस इन द आईपीएल, आई मीन उसका कितना कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है टूवर्ड्स हिज सक्सेस स्टोरी? देखिए ऑब्वियसली आपका काफ़ी कॉन्फिडेंस आपको मिलता है जब आप डिफरेंट प्लेयर्स के साथ, और मेरे ख्याल से पीएसएल को भी 10 साल हो गए, हमारे प्लेयर्स भी इस तरह के कॉन्फिडेंस के साथ क्यों नहीं खेल रहे, जस्ट बिकॉज आपके यहाँ पे पीएसएल में आपकी जो लोकल टैलेंट है वो तो अच्छा है,
लेकिन जो टॉप टियर के जो प्लेयर्स है, जो फॉरेनर प्लेयर्स है, वो जाते हैं आईपीएल में। वो एक चीज़, एक डिफरेंस है मेरे ख्याल से। वो उनको जो एक्सपोजर और वो डिफरेंट प्लेयर के अगेंस्ट जब आप खेलते हो तो आपका गेम ऑब्वियसली आप इम्प्रूव करते हो। प्लस ये कि आपकी अपनी कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर कितना बिलीव है। आप आज आपने उसको संजू सैमसन को अगर देखो, बिल्कुल रिलैक्स लग रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो 200 चेज़ कर रहा है। उसको अपने ऊपर बिलीव था, वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेल रहा था, जहाँ पे लूज बॉल उसको मिल रहा था वो उसको सही तरीके से पनिश कर रहा था। और सबसे जो अच्छी बात है कि वो वन डायमेंशन नहीं लग रहा था कि वो उसने बस एक साइड पे मारनी, नहीं, वो दोनों साइड पे प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेल रहा था, गैप ढूंढ रहा था। तो उसने प्लेयर्स को सेलेक्ट किया था कि मैंने कौन से प्लेयर को कहाँ पे हिट करना है। एक तो सेल्फ बिलीव और उसके जो अपने स्किल्स भी, ये नहीं कि सिर्फ बिलीव है, स्किल्स भी उतनी है। जिस तरह हम बात कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले कि मैंने विराट कोहली को देखा है, तो ऑब्वियसली जब आप बाहर देखते हो ना तो आपका अपना इंटरेस्ट कितना है। कुछ प्लेयर होते हैं कि जो बाहर बैठते तो वो अपनी जो ना वो उनमें गुमसुम हो जाते हैं कि मैं क्यों बाहर बैठा हूँ, वो दूसरों को गेम के देखते नहीं है। समटाइम आप जो दूसरों को देखते हो, इवन अपने प्लेयर्स को देखते हो, उनके साथ अब यहाँ पे हम बैठे हुए हम एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते जब हम ब्रेक ले लेते हैं। लेकिन समटाइम जब आपके अपोनेंट खेलते हैं, जब आप उसको देखते हो, उसको प्रॉपर फोकस करते हो, तो आप उनसे सीखते हो। आई थिंक ये उसकी एक क्वालिटी है कि दूसरे प्लेयर से वो सीखता है, उसके अपना इंटरेस्ट। और सबसे अच्छी बात है कि आप कितने क्विक लर्नर हो। ये भी एक गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है कि आप कितनी जल्दी लर्न करते हो। तो मेरे ख्याल से आईपीएल का ऑब्वियसली उनको कॉन्फिडेंस है। और आज हमने बात की थी कि दोनों टीमों के जो डिफरेंस है उनमें पावर हिटिंग दोनों में है, बैटिंग उनकी डेप्थ है। जिस तरह उन्होंने आज पहले वेस्ट इंडीज़ ने जिस तरह फिनिश किया, उनके लोअर ऑर्डर के जो ऑलराउंडर आ गए, या पावल ने जिस तरह फिनिश किया। पहले हमने बात की कि डिफरेंस आएगी बॉलिंग की। दोनों टीम की बॉलिंग इतनी तगड़ी नहीं थी, सिर्फ एक डिफरेंस था जो बुमराह था, उसकी गेम अवेयरनेस, उनके अपने रोल का उसको पता था कि मेरा रोल क्या है, किस टाइम पे क्या है मेरा रोल। मेरे ख्याल से ये जो वेस्ट इंडीज़ जिस तरह खेल रहा था, लग रहा था एक टाइम पे कि 200 प्लस हो जाएगा, और जो कि वही 15-20 रन के डिफरेंस वो पड़ गया। क्योंकि वो जो बुमराह ने एक ओवर किया जहाँ पे उसने 2 विकेट लिए, वहाँ पे उसको पता था कि मेरा अब रोल क्या है। मैं अगर आउट करने नहीं जाऊँगा तो हम इसको वापस नहीं लेके आ सकते, ये 200 ही करेंगे। वहाँ पे अगर दूसरा बॉलर था, मे बी कि वो डिफेंसिव बॉल करता, वो रन रिस्ट्रिक्ट करता, लेकिन एंड पे वही 200 होना था। आई थिंक रोल का डिफाइन होना, आप खुद भी एज प्लेयर भी और जो टीम का ये है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने रोल को किस तरह समझते हो। मोहम्मद आमिर बेटा, आगे पाकिस्तान कम जलील था पूरी दुनिया में, जो अब तूने भी पाकिस्तान को जलील करवाना शुरू कर दिया। तुझे किसने बोला था कि इंडियन से पंगा ले? इंडिया से किसने तुझे बोला था कि तू पंगा ले? और तू बार बार पंगा ले रहा था। आगे कम जलील हो रहा पाकिस्तान। कहीं इज्जत है हमारी? है हमारी इज्जत? कोई करता है हमारी इज्जत? भाई तू भी जलील करवा रहा है पाकिस्तान को, और तू बार बार जलील करवा रहा है। और तूने पंगा किन से लिया है? इंडिया से, टीम इंडिया से। और उन्होंने तेरी ऐसी जगह पे चपेड़े मारी हैं, तू दिखा भी नहीं सकता किसी को कि किस जगह पे उन्होंने मेरे चपेड़े मारी हैं। और अब तू टीवी पे बैठ के रो रहा है। बेटा, मोहम्मद आमिर का आपको पता है कि मोहम्मद आमिर ने बोला था कि जी इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा। अभिषेक शर्मा स्लॉगर है, पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाएगा, वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल में जाएगा, इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा। ये मोहम्मद आमिर के अल्फाज थे। आप सबको पता होगा कि मोहम्मद आमिर ने ये बार बार चीजें बोली, इंडिया सेमीज में नहीं जा रहा, इंडिया नहीं जा रहा। बेटा, इंडिया गया नहीं है, इंडिया घुसा है, इंडिया फटा है। इंडिया घुसा है और इंडिया फटा है। जो परफॉर्मेंस इंडिया ने दी है ना, जो संजू सैमसन ने किया ना, और जो तेरे साथ किया फिर इंडिया ने, जो तेरे मुंह के ऊपर चपेड़ और स्लैब मारा इंडिया ने अपनी परफॉर्मेंस के साथ। अब बता, अब सरफ खा लिया? कहीं सरफ तो नहीं खा लिया, लेकिन बाज ये बंदा अभी भी नहीं आया। अभी इसने एक आधा स्टेटमेंट और दे लिया, वो मैं आगे जाके आपको बताता हूं। इस यकम पट्टी ने आगे और 2-3 स्टेटमेंट ठोक दी है। भाई तू इंडिया से पंगा क्यों ले रहा था? तू अच्छा, एक टीम जो 1.5 साल 2 साल के बाद एक आईसीसी मैच हार गई, आईसीसी टूर्नामेंट में, लाइक 2024 में कोई मैच नहीं हारे वर्ल्ड कप में, 25 चैंपियन ट्रॉफी में ये टीम मैच नहीं हारी,
और एक अगर मैच हार गई है तो तू बोल रहा है ये फारग है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, और तू साथ ये नहीं बोल रहा, तू साथ मेरी जाने लौटे ये भी बोल रहा है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में चला जाएगा और पाकिस्तान चैंपियन बन जाएगा। मतलब आपके घर के ऊपर क्रिकेट हो रही है, मतलब आपके घर के ऊपर जो छत है उधर क्रिकेट हो रही है, नहीं क्या महल्ले का टूर्नामेंट हो रहा है कि आप पाकिस्तान टूर्नामेंट पाकिस्तान जीत जाएगा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप खेला जा रहा है और इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन है और वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव T20 की टीम है इंडिया, फेवरेट्स है इंडिया वर्ल्ड कप जीतने के लिए। ये मैं नहीं बोल रहा, ये पूरी दुनिया बोल रही है, ये इंडिया से बाहर भी लोग बोल रहे हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन है, इंग्लिश है, साउथ अफ्रीका वाले हैं, सब बोल रहे हैं कि भाई इंडिया फेवरेट है, ये वर्ल्ड कप इंडिया जीतेगा। तू एक नया अंदर से लाड़ा निकल के आ गया, तूने बोला हाँ आओ पाकिस्तान की बेइज्जती करवाते हैं, दुनिया भी तो करती है, वो हम भी करवाते हैं, और वो भी इंडिया के हाथों। फिर संजू सैमसन ने जो किया वो पूरे तूने देखा, और तेरी रोने की चीखें ना अब मेरे पास भी आ रही हैं। आई होप इंडियंस को भी मोहम्मद आमिर के रोने की जो चीखें हैं वो आ रही होंगी। वापस आना चाहेंगे इनकी बैटिंग की तरफ। संजू सैमसन जब बैटिंग कर रहे थे, जो बीच में आता है वाटर ब्रेक आता है, उस पे कमेंटेटर ने एक चीज़ का बोला कि संजू सैमसन अपना गार्ड चेंज कर रहा है। इसका मतलब इसको मैसेज मिल गया है कि अब आपने पावर प्ले के बाद दूसरे गियर में बैटिंग करनी है, यानी अब आपने बड़े शॉट्स नहीं जाना है, आपने आखिर तक ले जाना है। क्लैरिटी एंड 2 phases of his innings. It's amazing how you pace yourself and you have that knowledge कि मैं ये कर लूँगा without hitting big sixes. देखिए बहुत सी फ़ायदे इंडिया को ज़रूर हैं बिकॉज दे आर प्लेइंग इन होम कंडीशंस। एक ड्यू का फैक्टर उसको आप नहीं निकाल सकते। अब से जो मैचेस होंगे टॉस प्लेड ह्यूज फैक्टर, तो उनको ये अंदाज़ा था कि अगर हम 20 ओवर तक जाएंगे हमारे पास आउटफील्ड भी तेज़ हो जाएगा, बॉल में जो भी थोड़ा बहुत भी हो सकता है स्पिनर्स का वो फैक्टर भी आपको न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो अगर एक बैटर सेट हो गया वो जितना डीप लेके जाए उतना इंडिया को, और इतनी उनकी एक्सपीरियंस है चेजेस का, जैसे हम बात करें उन्होंने इतने ज़बरदस्त चेजेस किए हैं कि उनको अंदाज़ा है। और यही एक प्लेयर की जो थिंक टैंक है और प्लेयर की कम्युनिकेशन की भी बात है कि अगर वो आप जैसे वाटर ब्रेक की बात करें, वहाँ से बाहर से मैसेज आया या ख़ुद इन्होंने अपने ऊपर ये रोल लिया, इसमें एक बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग की भी बात है। और इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि फिर आपके ना सिर्फ आप गेम अवेयरनेस आपके पास हो, बट उसको बैक करने के लिए स्किल सेट भी आपके पास हो और वो माइंडसेट भी आपके पास हो। ये तीनों चीज़ें आपको चाहिए। आपको गेम अवेयरनेस है पर आपके पास स्किल सेट नहीं है। आपको पता है इस वक्त यॉर्कर कराना है और मैं कुछ नहीं कर सकता, बट आप यॉर्कर नेल नहीं कर सकते, उसका फायदा नहीं एग्जीक्यूशन। तो ये तीनों चीज़ें आपके साथ इकट्ठी होने की बात है। और वेस्ट इंडीज़ को दूसरी तरफ देखें तो बात माइंडसेट की आई कि वहाँ पर प्रेशर हैंडलिंग, बहुत ईजी कैचेस 1-2 उन्होंने ड्रॉप किए, ऐसे कैचेस जहाँ पर वो थोड़ा सा मैच बन सकता था। और इंडिया को उसके बरक्स देखें तो उनकी फील्डिंग का एक बहुत बड़ा फैक्टर था। तो माइंडसेट की भी बात है और ओवरऑल स्किल लेवल की बात है कि आप प्रेशर हैंडल भी कैसे करते हैं। और एक चैंपियन टीम पे जैसे आप कह रहे हैं ना बासित भाई, डिफरेंस इतना ज्यादा है हमारे रीजन में, तो इंडिया यहाँ है, बाकी टीमें यहाँ है, ये हमें पता चल गया। हम श्रीलंका को देख के, चलो श्रीलंका को तो मैं फिर ये एक्सक्यूज उनका बनता है कि उनको इंजरीज का बहुत सामना हुआ इस वर्ल्ड कप में, उनकी टीम जो गई थी वो रही नहीं। हमारी तो जो प्लानिंग और स्ट्रेटजीज में इतनी गलतियां थी ना, हम सेमीफाइनल तक पहुंच सकते थे, बताइए आप पहुंच सकते थे ना इसी टीम के साथ। आपका कसूर है ना जो आपने क्रिमिनल डिसीजन लिए अबरार को बाहर बिठाना, मतलब आपका कोई सेंस ही नहीं बन रहा। नजीब ये बहुत बातें हो गई हैं आज के मैच की। अगर इतनी बातें हमारी ट्रांसमिशन में भी करते हैं, यहाँ पे भी कर, उनको असर होगा अगले टूर पे पता चल जाएगा। नहीं, मैं तो सिर्फ अभी सिर्फ हम लोग मेरी बात सुनो, हम लोग सिर्फ आज की क्रिकेट की बात करें ना तो वो देखी होगी हमारी टीम ने, प्लेयरों ने, मैनेजमेंट ने, ये ऐसे टीमें खेलती हैं, ऐसे टीमें बनती हैं, ऐसे प्लेयर मैच विनर बनते हैं। ये है प्रोसेस। जी बासित भाई बोलिए। मेरा ख्याल है कि हमें आज ना कल पे बात करें ज्यादा अच्छा है। आज जो 2 मैच उन पे बात करें ज्यादा अच्छा है। पाकिस्तान तो हार चुका है ना, वो नहीं पहुंचा सेमीफाइनल में, तो वो बात करना मेरे ख्याल है तुक नहीं बनती है। मेरा जाती ख्याल है उस पर कल बात करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। नहीं, वो तो मैं सिर्फ सेमीफाइनल की 4 टीमों के
जो बात कर रहे थे ना कि डिजर्विंग पहुंची, वो दिल की बात कर रहा हूं। हमने अपना गोल्डन चांस मिस किया, हमने गोल्डन चांस मिस किया, बस ये एक पॉइंट था। ये वाला सवाल नजीब नोट कर लो, कल इस पे इंशाल्लाह लंबी डिटेल में बात करेंगे और अपने कैसे गोल्डन चांस सवालात भी लेंगे। हाँ जी, कैसे गोल्डन चांस? 5-5 6-6 ओपनर लेके जा रहे हैं यार। कल करते हैं इस पे डिटेल में बात। अभी हम इस पे आ जाते हैं कि संजू जिस तरह से वो खेला, अभी कामरान भी यही बात कर रहे थे, मैं भी यही कह रहा था कि वो आपकी स्टार्टिंग 11 का हिस्सा नहीं था। दैट्स द गुड थिंग अबाउट दिस टीम कि ये किसी एक प्लेयर पे डिपेंड नहीं करती। हु वुड हैव थॉट कि आज के गेम में 195 196 चेस करते हुए अभिषेक शर्मा और ईशान किशन जल्दी आउट हो जाएं और ये चेस कर लें। पहली बात तो ये, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करूंगा कि वो इस टीम का हिस्सा नहीं था। देखो, अब मुझे मेरी बात पूरी होने देना। वो इस टीम का हिस्सा था, उससे परफॉर्मेंस नहीं हुई तो गौतम ने एक प्लान बनाया और वो कामयाब रहा उस प्लान में। ईशान किशन को ओपनर लाके तिलक टीम में आ गया, वो प्लान उसने बनाया, ईशान किशन ने परफॉर्म करा, जिसकी वजह से संजू बाहर हो गया। सही है, लेकिन जब तिलक नंबर 3 पर आया तो उस वे में नहीं खेल पाया ना वो, तो उसने फौरन ही अपना प्लान चेंज करा कि अब हमारा एक मैच हम हार चुके हैं। और उस प्लान में उसने क्या करा, विकेट कीपिंग भी संजू से कराई, हालांकि काम ही कह रहा था ईशान किशन करेगा, कीपिंग भी कराई और नंबर 3 पे ईशान किशन को ले आया, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी ले आया, तो वो उसमें कामयाब हुआ। और संजू ने जो इनिंग्स खेली है, मुझे याद दिलाइए, उसने मेरे ख्याल विराट कोहली की दोनों जावियों से खेला है। पहले पावर प्ले में संजू ने डोमिनेट करा है, सामने अभिषेक भी आउट हुआ है, ईशान किशन भी आउट हुआ है, लेकिन डोमिनेशन संजू की थी। उसके बाद उसने देखा जब स्काई आउट हुआ ना, तो उसने और तिलक ने थोड़ा सा अपने आप को ईज आउट करा कि नहीं यार, इधर एक विकेट नहीं गिरनी चाहिए। और जैसे वो रोमारियो जोसेफ आया था, मेरे ख्याल उसके पहले ओवर में जो एक छक्का चौका मारा, वहां से उन्होंने फिर गेम को अपने हाथ में ले लिया। नजीब, ड्यू फैक्टर था, हर चीज थी, लेकिन इन्होंने कैलकुलेशन करी हुई थी कि वेस्ट इंडीज की बैटिंग स्ट्रांग है। भाई ये तो पहला मैच पहली बारी लेकर जीतते हुए आ रहे थे ना, इनकी बॉलिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन प्लान को चेंज करा, और प्लान इस तरह चेंज करा कि सबको बिलीव था कि 195 जो वेस्ट इंडीज ने करा, मेरे हिसाब से 210 रन थे, अच्छी बॉलिंग के सामने रन करना। और जो 76 रन की पार्टनरशिप होल्डर ने और उसने करी ना, किसने यार, रोमन पावल ने, उधर पता चल गया कि पिच बहुत ईज आउट हो गई है और ड्यू फैक्टर भी आ गया है। तो वो अगर तो आप उनकी 76 रन की पार्टनरशिप देखें ना, तो मेरे हिसाब से ये स्कोर अभिषेक शर्मा खड़ा रहता ना 10 ओवर, तो ये 17 ओवर में पूरा हो जाता। तो जो एक प्लान बनाया गौतम ने, उसमें सब में वो कामयाब हुआ। बासुत भाई देखें, वो अनफॉर्चुनेटली रिंकू सिंह चला गया, उसके फादर की डेथ हुई, संजू को खिलाया जिम्बाब्वे के खिलाफ, और संजू ने फील्डिंग की थी उस वक्त। उन्होंने देखा कि ये हमारा कॉम्बिनेशन तो सेट हो गया, ईशान किशन 3 पे आ गया, तो उन्होंने संजू को फिर कंटिन्यू रखा, तो कीपिंग संजू से करवा दी। ये देखें, एक चीज नोट करें कि बड़ी टीम में जो बेंच पे बैठा हुआ ना, शुरू में फॉर्म में नहीं था, ड्रॉप किया है ना, उसको खिलाया तो नहीं ना, कंटिन्यू खिलाते रहे। प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं था ना, पहले 2-3 मैचेस नहीं था ना, लेके आए, उसको एक कॉन्फिडेंस तो आया ना कि भाई बाहर बैठे वाला भी मैच विनर प्लेयर है उनकी टीम में। बाहर जो बैठा हुआ डगआउट में खेला हुआ, ड्रॉप हुआ, फॉर्म नहीं, बाहर बैठा, कुछ सीखा, काम किया, तो आया और मैच जितवा दिया। एक स्टार्ट चाहिए था, वो परफॉर्मेंस वैसी करके दे दी। ये एक क्वालिटी और एक सिस्टम की कामयाबी होती है बासत भाई। यार मैं आपकी इस बात का जवाब दूं जरा। हाँ जी, मैं ईशान किशन, अच्छा पहले आप कंप्लीट कर लें। हाँ जी, ईशान किशन अगर वहां पे, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ना जाता रिंकू सिंह, तो मेरा नहीं ख्याल कि संजू को मौका मिलना था इस वर्ल्ड कप में। तो तिलक वर्मा नंबर 3 पे खेलता, आपका मतलब है? शायद ऊपर नीचे सूर्य कुमार यादव 4-3 पे आ जाता, तिलक 4 पे आ जाता, ऐसे होना है ना, तो मुझे नहीं लगता था। मजबूरी बनी है, वो पता क्यों? मजबूरी में चांस मिला, वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं था। और दूसरा, उन्होंने देखा कि हमारी बैटिंग, तिलक 3 पे नहीं परफॉर्म कर रहा, साउथ अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग एकदम एक्सपोज होगी। तो देखिए, स्मार्ट टीम में यही काम होता है कि एक गलती होगी ना, अब इसको हमने दोबारा रिपीट नहीं करना, हम वो पत्थर पे लकीर नहीं है। तो आप देख लें अगले मैचेस, आज का मैचेस,
बेशक और वेस्ट इंडीज टीम को बहुत क्रेडिट जाता है, बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली है। अगर ये भी मैच अगर वो हारे हैं सिर्फ अपनी गलती की वजह से, उनके पास वैसी बॉलिंग नहीं है। बाकी न्यूजीलैंड, इंडिया के पास, साउथ अफ्रीका के पास बॉलिंग है ना, ऐसी बॉलिंग हो तो इनके पास जैसी बैटिंग है, ये दुनिया को जीत जाए, ये दुनिया से मैच हारे ही ना, इनके पास बॉलिंग क्वालिटी वाली हो। इंडिया वाज एबल टू नेगेट दिस स्पिनर्स, अकील हुसैन को आप देख लें और गुदकेश मोती को देख लें, बिकॉज हम कहते हैं कि भाई अब इस फॉर्मेट में स्पिनर्स का वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बीच में विकेट्स लेना, थोड़ी सी एक वो आपको मिल जाता है, ब्रेक मिल जाती है बीच में, अगर मोमेंटम जा रहा हो एक आध विकेट गिर जाए, वो नज़र नहीं आया आज। इनकी बॉलिंग को कैसे समाप्त करेंगे? देखें, इनकी लिमिटेशंस थी, इनके पास कोई मिस्ट्री स्पिनर नहीं था, कोई रिस्ट स्पिनर नहीं था, इनके पास फिंगर स्पिनर था, और आज की पिच के ऊपर फिंगर स्पिन के लिए कुछ नहीं था। मोस्ट ऑफ द स्पिनर्स वर नॉट गेटिंग एनी स्क्वेयर टर्न, कहीं पे भी लेटरल मूवमेंट नज़र नहीं आई स्पिनर की तरफ से। बॉल स्किड किया, लेंथ के ऊपर बीट करने की कोशिश की गई, लेकिन क्योंकि फिंगर स्पिन और लेग स्पिन का जो आपकी रिस्ट स्पिन है, अगर वो आपके पास हो तो वो ऐसे पिच पे भी परचेज कर जाती है 1 या 2 विकेट। लेकिन हुआ ये कि वो शायद इनके पास ऑप्शंस नहीं है, इनके पास वो ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो मुझे लगता है कि जो आज की उनकी बैटिंग स्किल्स थे इंडिया के, उन्होंने इनकी बॉलिंग को एक्सपोज किया। नंबर 1, नंबर 2, इनकी ओवरऑल अगर फील्डिंग देखें, उसने ज़रा भी बैक नहीं किया। 3 से 4 ऐसे सिंगलें थी जो चौके करवाए गए, टांगों के नीचे से बॉल निकल गए। 2 से 3, 2 या 3 आई थिंक कैचेज जो हैं ड्रॉप किए। तो आप वो जो स्मॉल मार्जिन है वो आप जब दूसरी टीम के हवाले कर देंगे तो इतने बड़े मैच में जो छोटी मिस्टेक है वो बड़ी मिस्टेक बन जाती है। तो मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज़ ने इस पूरे मैच के अंदर अगर मैं जाऊँ तो उनकी कमी थी उनकी बॉलिंग की, रिस्ट स्पिनर का ना होना, कोई भी नहीं था, और दूसरा उनकी फील्डिंग। वो हमेशा से जब अपनी फील्डिंग की तरफ जाते हैं, गो के कुछ अच्छे कैचेस हेटमायर ने किए, लेकिन ओवरऑल एज ए टीम फील्डिंग आई थिंक दे वर लैकिंग इन दैट डिपार्टमेंट। आई थिंक यहाँ पे एक ट्रिक मिस किया वेस्ट इंडीज़ ने, जो कि उनके आज के बॉलिंग में उनको थोड़ा से प्रॉब्लम हो गई। उनके बेंच पे बैठा हुआ था जैडन सील्स, वो बैठा हुआ था, ऑल्दो ये जीत के आ रहे थे। तो इन्होंने अब अगर आप देखें ना थ्रू आउट इस इवेंट में अभी तक जितनी भी मैचेस हुए, इन्होंने सिर्फ 12 प्लेयर्स को ट्राई आउट किए, ज़्यादा इन्होंने बेंच के वो स्ट्रेंथ को चेक नहीं किया। सम टाइम मेरे ख्याल से अगर आप जीते भी हो ना, सम टाइम आप दूसरे प्लेयर को मौका देते हो। एनी टाइम कुछ भी हो सकता है, आपकी फिटनेस के इशू आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मेरे ख्याल से जो जैडन सील को इनके पास एक मौका था लास्ट राउंड में कि उसको खिला देते, और आज के मैच में वो नया बॉल ऑपरेटर है, नया बॉल अच्छा करता है, और वेस्ट इंडीज़ को मसला ये हुआ कि नया बॉल से उनको विकेटें नहीं मिली। तो मेरे ख्याल से वो एक ट्रिक मिस किया। और सेकेंडली इनका अगर आप देखें ना रोमारियो शेफर्ड, ऑल्दो वो सारे मैचेस खेले, मेरे ख्याल से एक 2 मैचेस में नहीं खेले, लेकिन उसने पूरे ओवर नहीं किए, क्योंकि उसको लग रहा जो लास्ट मैच में मैंने उसको देखा थोड़ा सा लिम्प कर रहा था, उसको फिटनेस प्रॉब्लम है। लेकिन उसको सिर्फ खिला रहे थे कि आप एज ऑलराउंडर उसको खिलाते। एक आध मैच में उसने 47 किए, लेकिन सम टाइम जब आपके क्रूशल मैच आ जाते हैं नॉकआउट राउंड में, तो वहाँ पे आप स्पेशलिस्ट के साथ जाते हो। तो आई थिंक एक ट्रिक ये वेस्ट इंडीज़ ने मिस किया है। सकलन इंडिया की बॉलिंग पे आते हैं। अगेन वही मैं बात रिपीट कर रहा हूँ कि उन्होंने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं देखे, उन्होंने 5 बॉलर रखे, 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर, 3 फास्ट बॉलर, इन्हीं को ये जॉब दी कि ये काम करें। हालांकि आप देखें अगर 199 196 का स्कोर पड़े, सबको ही 10 की इकोनॉमी पड़ी है, लेकिन क्लैरिटी थी यहाँ पे। अभी भी कुलदीप यादव उनके किसी उसमें नहीं आ रहे हैं, बट अक्सर और वरुण चक्रवर्ती ने जिस तरह बॉलिंग की, आई थिंक जो एक्सपेक्टेड था शायद इंडिया को कि 190 बनेंगे ही, दे डिड रीजनेबली वेल। चक्रवर्ती 1 विकेट 40 और बगैर किसी विकेट के अक्सर पटेल 35 रन। जो पिक ऑफ द बॉलर उनके बुमराह ही रहे, ऑफ कोर्स, जिनको पता है कि वो जी एक बैटर होगा उसके अराउंड खेलेंगे, एक बॉलर होगा उसके अराउंड करेंगे। देखिए इनको होम कंडीशन का बहुत पता है, और इनको पता है जो पूरी दुनिया जो मिस कर रही है कि ये जो है वो 170 का ट्रैक नहीं है, ये 200 से ऊपर वाला ट्रैक है। इसीलिए ये अपनी बैटिंग को थोड़ा लंबा कर रहे हैं और कुलदीप यादव को बिठा रहे हैं, और ये 5 ही इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जब आपके पास 5 पक्के बॉलर हो और आप सिर्फ एक छठा साथ में लगा सकते हो सकता है किसी एक का दिन निगल इंजरी हो जाए तो आप छठा एक साथ में लगा। जब 7 और 8 पे चले जाएं, इसका मतलब ये है कि अब आपका प्लान जो है ना तितर बितर हो चुका। तो इन्होंने भी वैसे ही किया, इन्होंने अपने वही रखे, क्योंकि इनको पता है होम कंडीशन का कि ये 200 के करीब करीब जो है। हालांकि दुबे था, लेकिन उन्होंने रखा हुआ था कि नहीं देना है। तो उन्होंने जो यूटिलाइजेशन की
कंडीशन के एतबार से कि 1 नंबर 2 यहाँ भी अगर देखें अकील हुसैन, मोती और ऑस्टन चेज ये 2-2 ओवर की, हालांकि मोती और वो जो है वो 4-4 ओवर करते हैं, मगर इन्होंने इनको कॉपी किया है कि यार इनके जो बॉलर हैं वो भी 40-40 रन दे रहे हैं, तो इसका मतलब स्पिन में इसमें कुछ है नहीं है, विकेट थोड़ा फ्लैट है। ये जब जहन में आती है चीज़ें तो आप फिर अपने जो मेन बॉलर होते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा डाउट आना शुरू हो जाता है, फिर आप दूसरे बॉलर्स को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जो आपका एक्चुअल प्लान था, वेस्ट इंडीज़ अपने एक्चुअल प्लान से हट गया। मैं ये समझता हूँ मोती ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई थी, थोड़ा सा रिलाई कर लेते उसके ऊपर, उसके 4 ओवर करवाते। अकील हुसैन के 4, इन्होंने 4-4 करवाए हैं तो ये क्यों नहीं करवाए? 2 में 18 दिए, फिर आपने 7 ओवर एक्सपेंसिव हो गए ना, रन्स पड़ गए, उनको भी पड़ गए, उनको भी पड़ गए। 2 ओवरों में 22 और उनको पड़े 2 ओवरों में 18। अकील का 1 ओवर अच्छा था जिसमें उसने विकेट ली, बाकी उसने रिंग के अंदर ओवर किए, तो रिंग में आपको 10 पड़ जाते हैं, 10 की एवरेज आ जाती है। जो क्वालिटी बॉलर होता है उसके ऊपर अगर आप बिलीफ रखेंगे तो वो आगे जाके कुछ ना कुछ कर देता है। इंडिया सीधा सेमीफाइनल में और वेस्ट इंडीज पूरी तरह पैक्ड अप। लेकिन ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक टैक्टिकल मास्टर क्लास था। संजू सैमसन ने आखिरकार समझा दिया कि उन्हें लेकर इतनी हाइप क्यों है। मैच के बाद एक्सपर्ट से लेकर क्रिकेट पंडितों तक सबकी जुबान पर एक ही बात है, एब्सोल्युटली क्लिनिकल विक्ट्री। ड्रेसिंग रूम और कप्तानों का स्टेटमेंट एकदम साफ है, वेस्ट इंडीज जैसी डेंजरस टीम के खिलाफ उनके गेम प्लान का एग्जीक्यूशन 100% परफेक्ट था। और अब सभी हेडलाइंस के केंद्र में बस एक ही नाम चमक रहा है, संजू सैमसन। उनकी उस पारी ने ही पूरे मैच का मोमेंटम इंडिया की तरफ शिफ्ट कर दिया। मेरी साफ सुथरी राय सुनेंगे, अगर ये संजू सैमसन सेमीफाइनल में भी अपना ये माइंडसेट बरकरार रख पाते हैं तो इंडिया को ट्रॉफी उठाने से कोई नहीं रोक सकता। इतने सालों से इंडिया आईसीसी टूर्नामेंट्स के नॉकआउट में जिस एक्स फैक्टर की कमी से जूझ रहा था, संजू अपनी इस फियरलेस अप्रोच से ठीक उसी कमी को पूरा कर रहे हैं। दिस इज द न्यू इंडिया। ये प्रेशर में चोकर्स नहीं बनते, ये प्रेशर को बैकफायर करना जानते हैं। अब आपसे मेरा सवाल है, संजू सैमसन की इस डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस के बाद आपको क्या लगता है कि सेमीफाइनल में उन्हें बैटिंग ऑर्डर में और ऊपर खिलाना चाहिए या मिडिल ऑर्डर में ही वे ज्यादा खतरनाक हैं? अपना लॉजिक कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते हैं किसका क्रिकेट ब्रेन सबसे शार्प है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें।